बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है शोले की शिकारी लास्ट एपिसोड। मालूम होता है इमरान साहब एक्सटू भी यहाँ मोड़ खाकर आगे बढ़ा है। हावर ने अलाव के पास पड़ी हड्डियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब था? वो भूखा ही चला जाता। इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा, हमारे लिए इस वक्त बड़ा ज़रीन मौका है। नुमानी ने कहा, किस चीज़ का मौका? सफदर ने पूछा। एक्सटू को देखने का, नुमानी ने कहा और जूलिया चौंक पड़ी। काश ऐसा हो सकता। जूलिया ने ठंडा सांस भरते हुए कहा। क्यों? हावर ने पूछा। एक्सटू को अगर हम देख भी लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सफदर ने कहा। क्यों फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? हावर ने पूछा। क्या कॉटेज में वो हमारे सामने नहीं आया था? इमरान ने कहा, मगर वो एक्सटू का चेहरा नहीं था। नुमानी ने कहा, किसी गधे का चेहरा था क्या? अहमक हैं आप, तन्वीर ने झल्ला कर कहा। उस वक्त वो मेकअप में था। और समझा माय डियर परवीन, इमरान ने कहा, अब वो मेकअप के बगैर हमारे आगे सफ़र कर रहा होगा। फिर तुमने मेरा नाम बिगाड़ा, तन्वीर घबरा कर बोला। ये सारा कसूर मेरी यादाश्त का है। इमरान सर पर 2 हथौड़े मार कर बोला। बॉस, क्या मैं शुरू हो जाऊं? जोसेफ मुर्ग भूनते भूनते उठकर बोला। नहीं तो मुर्ग भून, वरना वो जलकर आशिक का दिल बन जाएगा, इमरान ने कहा, और हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। जूलिया इमरान के करीब आकर बोली, क्या बात है मिस नोवोलिया? इमरान ने बज़ाहिर चौंक कर कहा, हमारी मंजिल कितनी दूर है? शायद 2-3 घंटे का सफ़र और होगा। क्यों? क्या वाकई इस दफ़ा हम एक्सटू की असल शक्ल देख सकते हैं? जूलिया ने पूछा। उसका लहजा सरगोशी करने वाला था। अहमकाना ख्याल है, इमरान ने मुंह बनाया। नहीं इमरान, ऐसा मुमकिन है, जूलिया ने जोश से कहा। वो किस तरह हनी? अगर हम में से कोई एक्सटू की ताक़ुब में लग जाए तो मुमकिन हो सकता है, जूलिया ने जल्दी से कहा। मिस वनोलिया ड्रिंक मास्टर, इमरान ने जूलिया के नाम का पोस्टमार्टम करते हुए कहा। वो हर वक्त मेकअप में रहता है। मुँह हाथ धोते वक्त प्लास्टिक मेकअप एमोनिया के अलावा किसी चीज़ से ख़राब नहीं होता। इमरान जूलिया की बात काट कर बोला। इमरान, अगर तुम कोशिश करो और साथ दो तो हम दोनों एक्सटू को बेनकाब कर सकते हैं, जूलिया ने सरगोशी करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में हिजान था, जोश था। एक्सटू को बेनकाब करने की तवील मुद्दत की आरजू थी। मुझसे क्या चाहते हो ड्रिंक मास्टर? यही कि किसी तरह से एक्सटू का पता लगाओ कि इस वक्त वो कहाँ पर है, जूलिया ने जोशीले लहजे में कहा। वो सभी अब पास जमा हो गए और अलाव की तरफ से मुर्ग भूनने की सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी। ना बाबा, इमरान कानों को हाथ लगाते हुए बोला, ये मुमकिन नहीं। वो क्यों? इसलिए कि अगर वो पर्दा नशी बिगड़ गया तो? इमरान बज़ाहिर सहमे हुए लहजे में बोला, मेरी नौकरी भी जाएगी। ये तुम कह रहे हो इमरान? तुम कह रहे हो? जूलिया ने हैरत से कहा। हाँ मिस वनोलिया, इमरान ने कहा, मैं इस दयारे गैर में उसकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। क्या पता वो मुझे किसी आदमखोर के जंगल में फंसा दे। तुम एक्सटू को ऐसा समझते हो? जूलिया घर आई। मैं उस पर्दा नशी को वैसा भी नहीं समझता। हाँ, जूलिया ने गर्दन को झटका दिया और अलाव की तरफ चल पड़ी। यार इमरान साहब, सफदर ने कहा, बड़ी परेशानी है। किस बात की प्यारे दफ्तर? यही कि हम इस जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। दारुल हुकूमतें होती तो वहाँ भी मारे मारे ही फिरते। मेरा मतलब ये था कि क्या इस काम के लिए 2-3 आदमी से काम नहीं चल सकता था? सफदर ने पूछा। दूसरी टीमों में गालिबन 1-2 आदमी हैं। आदमी तो उनमें ज़्यादा हैं, सफदर ने कहा, मगर हैरत है कि वो जाने कहाँ गायब हो गए हैं। अब तक तो हमारा उनका टकराव हो जाना चाहिए था। हो जाएगा, फिक्र मत करो। हम आदमखोरों के इलाके से कितनी दूर हैं? हावर ने पूछा। ये पूरा इलाका आदमखोरों से भरा पड़ा है, और दर्जनें और आदमखोर पौधे वो भी इन्हीं एतराफ़ में मौजूद हैं। एक बात और, सफदर ने पूछा, वो हमारा गाइड मोमी कहाँ गया? उसे मैंने एक काम से भेजा है, आगे वो हमसे आ मिलेगा। यार मुर्ग अभी नहीं भुने, दफातन चौहान ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। और शबे देजूर की औलाद, क्या हो रहा है? इमरान ने हाँक लगाई। बस बास तैयार हो रहे हैं, जोसेफ ने जवाबन कहा। कितनी देर है? ऐसा ना हो कि सरकुंडों की रूहें आ पहुँचें और तू मुर्गी ही सेंकता रह जाए। होली फादर, जोसेफ ने सीने पर क्रॉस का निशान बनाते हुए कहा। खुदा के गज़ब से डरो बॉस, अगर सरकुंडों में सरसराती रूहें निकल पड़ी तो हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। परवाह मत करो, हम सर उतार कर उनको दे देंगे। बॉस, जोसेफ दफातन जोश और हिजान अमेज़ लहजे में बोला। क्या बात है? मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था बॉस, जोसेफ ने वहीं से चीख कर जवाब दिया। अबे क्या याद कर रहा था? इमरान घबराया। वही सर उतारने वाली बात बॉस। क्या? इमरान ने कहा। तू सर उतारेगा? नो बॉस, जोसेफ ने कहा, इस इलाके में आदम हो रहते हैं। कोई नई बात करो जोसेफ। बॉस, 2-1 दिन में चांद पूरा होने वाला है। फिर? इमरान ने कहा, तेरे दिन तो पूरे नहीं होने वाले ना। होली फादर, जोसेफ जल्दी से बोला। बॉस, समझाते हो नोबल जोसेफ मगोंडा इसी मिट्टी का कीड़ा है। आगे बोल मट्टी के कीड़े। आदम और अपने देवता पर पूरे चांद की कुर्बानी पेश करते हैं, सियाफाम देवता पर। हाँ बॉस, और वो यही करते हैं कि 2 आदमी को अगवा करके उनके सर बड़ी सफाई से काट कर उसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ से उनको अगवा किया होता है, और जिस्म ले जाते हैं। तेरा मतलब ये है कि वो हम सबके जिस्म ले जाएंगे? इमरान ने कहा, और सिरों को यहाँ सजा जाएंगे? सबको नहीं बॉस, सिर्फ 2 सर छोड़ेंगे, जोसेफ ने जल्दी से कहा, और इन्हीं 2 जिस्मों को वो लेकर देवता की भेंट कर देंगे।
अबे वो तुझे से देवता को देखकर भी किसी को अगवा करेंगे? बॉस, ये उनका मजहबी मामला है। बस तो फिर मैं तुझको उनमें छोड़ दूंगा। नो बॉस, जोसेफ ने जल्दी से कहा। क्यों? अबे तो उनका देवता बन जाइयो। बॉस, वो मुझे भी काट कर खा जाएंगे। वो क्यों? इमरान ने पूछा। अबे तू तो उनके देवता समान है ना। नो बॉस, जोसेफ ने कहा। देवता देवता होता है, देवता की क्या दुम निकली हुई होती है? आप समझे नहीं बॉस, जोसेफ ने जल्दी से कहा। फिर भुना हुआ मुर्ग लकड़ी में अटका कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। अबे ये हो गया क्या? यस बॉस, आप लोग डिनर करें। चल फिर निकाल छुरी चापटर। जानपटर क्या बॉस? जोसेफ ने कुछ ना समझने वाले लहजे में कहा। झांपड़ का बड़ा भाई है, इमरान ने इत्मीनान से कहा। हाँ तो बता, देवता के बारे में क्या बकबक कर रहा था? बॉस, देवता के पास मैजिक होता है। अच्छा तो फिर? इमरान ने उसे घूरा। बॉस, ना तो मैं जहरीले कीड़े मकोड़े भगा सकता हूँ, ना ही हाथ के इशारे से रोशनी पैदा कर सकता हूँ। अबे तू सब कुछ कर सकता है, इमरान ने कहा और मुर्ग उधेड़ने लगा। उन सब ने थोड़ी ही देर में 5 मुर्गों की टिक्का बोटी कर डाली। फिर दरख्तों की पत्तों से उन्होंने हाथ साफ कर इमरान बोला, शबे दजूर के कीड़े। यस बॉस, जोसेफ ने जल्दी से कहा। अब क्या मैं तेरा खून पीऊँगा? बॉस, पानी मौजूद है ना, जोसेफ ने कहा और एक शीशी उसकी जानी बढ़ा दी। अबे ये शराब कहाँ से आ गई? बॉस, ये पानी है, यानी वाटर। टमाटर? इमरान ने कहा। जोसेफ के बच्चे, क्यों तेरा दिमाग खराब है? बॉस, ये वाटर है, वाटर, जोसेफ जल्दी से बोला। अच्छा, चीखता क्यों है? क्या बहरा समझ रखा है? इमरान ने बोतल लेकर काट खटाया और मुंह से लगा ली। अभी उसने इस बोतल ही खाली की होगी कि चौंक पड़ा। वो इस तरह साकत हो गया जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। बॉस, जोसेफ ने कहना चाहा। इमरान ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अब वो बहुत दूर के दोष पर तैरते हुए घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुन रहा था। आवाज़ें बहुत हल्की थी और वो पूरी तवज्जो लगाने के बाद उन्हें सुनने में कामयाब हो पाया था। बॉस, वो आ रहे हैं, जोसेफ ने इमरान के कान में सरगोशी की। मैं भी सुन रहा हूँ, इमरान ने कहा। बॉस, जल्दी से समझ जाओ, वो अभी कितनी दूर होंगे? 10 मिनट तक तो उनको यहाँ पहुँचने में लग ही जाएंगे बॉस, जोसेफ ने पूरी तवज्जो से आवाज़ों को सुनते हुए कहा। अगर हवा हमारी जानिब की ना होती तो हमें पता भी नहीं चलता और वो हम पर आ पड़ते। तू भी होशियार हो जा, इमरान ने कहा। मैं तो बॉस इस ज़मीन पर पैर रखते ही होशियार हो गया था, जोसेफ ने कहा। तुमने देखा नहीं बॉस, मैं कितना पावरफुल हो रहा हूँ? हाँ देखा है, इमरान ने कहा। फिर चीख कर बोला, जल्दी से सामान समेटो और मुकाबले की तैयारी करो, हरी अप। क्या हुआ, क्या बात है? सफदर ने चौंक कर कहा। 5 मिनट बाद दुश्मन हमारे सामने होगा, इमरान ने कहा। तेज़ी से सामान समेटो, लैंप बुझाकर दरख्तों की आड़ में हो जाओ। बॉस, लेटा दीजिए, जोसेफ चिल्लाया। ठीक है, इमरान ने कहा। तुम लोग 2-2 की टोली में बढ़कर दरख्तों की आड़ ले लो, दुश्मन उससे हमसे आएगा। इमरान ने एक जानिब इशारा किया। क्या ये वही लोग हैं इमरान साहब जो सैराट एवेन्यू में नज़र आए थे? सफदर ने पूछा और इमरान झल्ला कर बोला, वो इंसानी गोश्त के कबाब बनाने वालों में से हैं। आदम होर, हावर के मुंह से निकला। हाँ आदम होर, इमरान ने कहा। जल्दी करो। फिर उसने अपने घोड़े पर जुस्त लगाई थी। 5 मिनट के अंदर अंदर वो मोर्चाबंदी कर चुके थे। अब वो सभी उन आवाज़ों को सुन सकते थे जो हवा के दोष पर तैरते उनके कानों तक पहुंच रही थी। वो इस दरख्तों की आड़ में मोर्चाबंद हुए कि किसी भी सिम से उन पर हमला होता तो आसानी से उसका जवाब दे सकते थे। बॉस, जोसेफ ने कहा, वो आदम होर ही लगते हैं। अबे चुप रहे, इमरान ने उसे झड़क दिया। इस वक्त उसके पास जोसेफ के अलावा और कोई नहीं था और उसने जोसेफ को इसलिए झटका था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। एक्स्ट्रा स्पीकिंग, दूसरी जानिब से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। हाँ क्या बात है, इमरान ने पूछा। आपको घेरे में लिया जा रहा है जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने बताया। घोड़ों की टापों की आवाज़ें मैं भी सुन रहा हूँ। वो आदम हो रहे जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जाहिर है इनके अलावा और कौन हो सकता है? इमरान ने कहा। मगर क्या तुम उनको देख रहे हो? जी हाँ, हम उनके करीब हैं। मोतू भी साथ है? मेरा यही मतलब था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मगर वो मुझसे पीछे है इसलिए वो मुझे कॉल करते नहीं देख सकता। उनकी तादाद कितनी है? लातादाद है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं मशलों का एक सैलाब सा उसी जानिब बढ़ते देख रहा हूँ जिस तरफ आप मौजूद हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा, इमरान ने कहा, अगर वो हम पर आ पड़े तो। जी हाँ जनाब, सबसे ज़्यादा खतरनाक उनके नेज़े और तीर हैं। फिर इमरान ने कहा, क्या करना है काले सिफर? सिवाय मुकाबला करने के और चारा क्या है जनाब? ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। मैं भी आप ही की तरफ आ रहा हूँ होशियारी से, इमरान ने कहा। तुम्हारे मातहत वैसे भी इस बात के दर पे हैं कि तुम्हारा रूह रोशन देख लें। वो बेचारे मजबूर हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जब वो हर जगह एक्सट्रो को पाते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो है कौन। खैर तुम उनके सैलाब के उकब में रहना, इमरान ने कहा। अगर उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में हम पर हमला किया तो हम मौसर तौर पर उकब से उन पर दबाव डाल सकते हैं। आपका मतलब समझ गया जनाब, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। ट्रांसमीटर ऑन रहना चाहिए, इमरान ने कहा, ताकि रास्ता कायम करने में वक्त ज़ाया ना हो। उस वक्त एक एक लम्हा कीमती होगा। ये सर, ब्लैक ज़ीरो का जवाब सुनकर इमरान ने ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया मगर उसे ऑफ नहीं किया। और अगर ब्लैक ज़ीरो कुछ कहता तो वो सुन सकता था। फिजा में हवा के दोष पर तैरते हुए टापों की आवाज़ें लम्हा ब लम्हा करीब तर आती जा रही थी और वह दम साधे चौंके इंतज़ार कर रहे थे। उनके दिल सीनों में बुरी तरह से धड़क रहे थे। एक अनजाना सा खौफ था जो उन पर छाया हुआ था। आदम होरों का खौफ जिनसे ज़िंदगी में शायद पहली मरतबा मुकाबला होने वाला था।
अफ्रीकी आदमखोरों की कहानी उनके जहन में गूंज रही थी। घोड़ों की टापें अब नज़दीक से नज़दीक सुनाई दे रही थी। बेहद नज़दीक से मौत उनके सिरों पर आ पहुंची थी। किसी भी लम्हे कोई जहरीला तीर या नेज़ा उनको मौत से हमकिनार कर सकता था। दफातन ऐसे ही लगा जैसे उस दिन से रोशनी का तूफान उमड़ आया। दरख्तों की झुंड से अचानक वो बरामद हुए, मौत के हरकारे। मशरूम की जर्द रोशनी में उनकी लकीरों से मुज़य्यन चेहरे बड़े भयानक लग रहे थे। वो तूफ़ानी अंदाज में घोड़ों को उनके मोर्चों के गिर्द घुमा रहे थे। दफातन दर्जनों तीर दरख्तों की शाखों और पत्तों को काटते हुए आए और सरसराते उनके सिरों से कुछ ऊपर बेबस हो गए। ठीक उसी लम्हे इमरान की स्टेनगन ने पहला कहकहा लगाया था, मौत का कहकहा। कई चीखें उभरी और फिर वहाँ आवाज़ों का तूफान आ गया। आदमखोर हलक फाड़ फाड़ कर चीखें मार रहे थे और उनकी चीखों के दरमियान उनकी स्टेनगन रह रहकर कहकहे लगा रही थी। मौत का तूफान सरगर्म था। असला पकड़ो, कर्नल ने तेज़ी से सामान की तरफ झपटते हुए कहा और वो सब पड़े। सबसे पहले कर्नल ने अपने सामान के पास ही पड़ा हुआ रिवाल्वर उठाया। फिर उसने बड़ी तेज़ी से करीब आ जाने वाली जंगली के सीने का निशाना लेकर फायर कर दिया। डुस की तेज़ आवाज़ के साथ ही वो जंगली एक चीख मारकर फिजा में उछला, फिर औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा। इतने वक्त में उसके साथ ही स्टेन गन संभाल चुके थे। उन्होंने सामने से दौड़कर आने वाले जंगलियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो दौड़ते हुए आते और हाथ में पकड़ा हुआ नेज़ा फेंकने से पहले या गुमान में तना हुआ तीर चलाने से कबल ही उनके जिस्म छलनी हो जाते और दूसरी चीख मारने से कबल ही ज़िंदगी की हद अबूर कर जाते। दफातन वो दूर ही रुक गए। ना सिर्फ रुक गए बल्कि उन्होंने भागना भी शुरू कर दिया। वो वापस झोंपड़ों की तरफ दौड़ रहे थे। भाग लिए, सार्जेंट ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा। वो अभी फिर वापस आएंगे, कर्नल घबराया। दोबारा आएंगे तो फिर मारे जाएंगे, लेफ्टिनेंट ने खुशदिली से कहा। सामान उठाओ और दौड़ो, कर्नल ने अपने किट कमर पर लाते हुए कहा। फिर उन लोगों ने बड़ी तेज़ी से सामान उठाया और बस्ती के मुखालिफ से दौड़ पड़े। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें सुनकर चौंक पड़े। बहुत से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। वो कम वक्त फिर आ पहुँचे। सार्जेंट ने कहा, कोई महफूज जगह तलाश करो, लेफ्टिनेंट ने चिल्लाकर कहा। अंधेरे में क्या नजर आएगा कर्नल सर, किसी ने चीख कर कहा। फिर दरख्तों पर चढ़ जाओ, कर्नल घबराया मगर फिर उसे अपने अहमकाना हुक्म पर हंसी आ गई। इतने सामान के साथ वो लोग किस तरह से दरख्तों पर चढ़ सकते थे। घोड़ों पर सवार आदम और जंगली अब उनके करीब आ चुके थे। दरख्तों की जड़ों पर लेट जाओ, कर्नल घबराया मगर अब उनकी कौन सुनता। जंगलियों की जिस्म पर लर्जा तारी कर देने वाली आवाज़ उनके सिरों पर आ पहुंची थी। फिर तीर सनसनाने लगी और कर्नल ने स्टेन गन का धाना खोल दिया। पहले ही हल्ले में उसने बहुत से जंगलियों को गिरते देखा। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी, इसलिए वो आसानी से निशाना बन रहे थे। दफातन कर्नल ने अपने एक साथी की चीख सुनी, फिर वो दूसरे की चीख सुनाई दी मगर उसके पास इतना वक्त कहाँ था कि वो कुछ सोचता या चीखने वालों की मदद करता। वो बहुत मकसूर हो चुका था। राउंड स्टेन गन में ख़त्म हो गए थे और अब वो उसे डंडे की तरह घुमाता हुआ नबर्द आजमा था। जबकि जंगली कुल्हाड़ियों चला रहे थे। उसने जल्द ही महसूस कर लिया कि वो इस तरह ज़्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा और सूरत ही क्या थी, उनको इतनी मोहलत नहीं मिल रही थी कि वो स्टेन गन दोबारा लोड कर सकते। दफातन कर्नल को एक तरकीब सूझ गई। उसने बड़े ज़ोर की चीख मारी और गिर पड़ा। वो एक दरख्त की जड़ के पास इस तरह गिरा कि दौड़ते हुए घोड़ों की टापों से महफूज रह सकता। उसने बड़ी तेज़ी से स्टेन गन का हाल मैगजीन अलग करके भरा हुआ लगाया और अचानक उठकर बैठ गया और दरख्त की जड़ से कमर लगाकर दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। पे दर पे कई जंगली गिरे, एक ही गिरते दो चार और उस गिरने वाले घोड़े से टकराकर ज़मीन बोस हो जाते। फिजा में अब कई स्टेन गनें गुनगुना रही थी। दफातन कर्नल को ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब आ पहुंचे। उसने गन का रुख फेरना ही चाहा था कि ये चौंक पड़ा। ये मैं हूँ कर्नल, लेफ्टिनेंट ने तेज़ी से कहा। दूसरे कहाँ हैं? दो को मैंने खुद मरते देखा है कर्नल, और एक को उन्होंने पकड़ लिया, लेफ्टिनेंट ने उसके बराबर आते हुए कहा। फायर करो, कर्नल घबराया। गन जाम हो गई है कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। अरे उसे भी अभी जाम होना था, कर्नल ने घबरा कर कहा। किसी और की गन पकड़ लाते। मौत के इस तूफान में किसी चीज़ को तलाश करना मुश्किल है कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कराह कर कहा। ज़ख्मी हो क्या? हाँ, घोड़े की लाल कूल्हों पर लगी थी। हड्डी तो नहीं टूटी? कर्नल ने तेज़ी से पूछा। नहीं, मगर अब ज़्यादा देर इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। बेहतर है कि किसी जानिब निकल चले। मैं भी यही सोच रहा था। फिर किस तरफ चलना है? उनकी बस्ती की जानिब बढ़ो। क्या मतलब? लेफ्टिनेंट ने कहा कि खुद मौत के मुंह में चले जाएं। अहमक आगे बढ़कर हम दूसरी तरफ चल देंगे, कर्नल घबराया। इस वक्त इस बस्ती के अलावा किसी जानिब रुख करना मौत को दावत देना होगा। पता नहीं यही है कितने, लेफ्टिनेंट बड़बड़ाया। सैकड़ों हैं, चलो, कर्नल ने कहा। वो दरख्तों की आड़ में चौपायों की तरह चलने लगे। वो घोड़ों से बचते हुए उन्हीं की बस्ती की तरफ चल रहे थे। उस तरफ घुड़सवारों का खतरा कम था। वो बस्ती से मुखालिफ सिमतों में घेरा डाले हुए थे। वो उनके हसार से निकलते ही तेज़ी से चलने लगे। लेफ्टिनेंट लगड़ा रहा था। फिर उनकी बस्ती से इतने करीब हो गए कि वहाँ जलती हुई मशालों की रोशनी में चलते फिरते अफराद साफ नजर आ रहे थे। आओ अब किसी दरख्त पर चढ़ जाएं, कर्नल ने कहा। क्या कर्नल सर, यहाँ रुकना हमाकत होगा। यहाँ से आगे बढ़ना मौत को दावत देने के बराबर होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा। इस वक्त इससे ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं। मगर लेफ्टिनेंट कुछ कहते कहते रुक गया। वो हमारी तलाश में दूर दूर तक जाएंगे और दरख्तों को भी खंगालेंगे, मगर उनके वहमो गुमान में भी ये ना होगा कि हम उन्हीं की बस्ती के करीब ही उन दरख्तों पर मौजूद हैं।
आधे लेफ्टिनेंट के मुंह से निकला। बात समझ में आ गई। वो एक बड़े और घने दरख्त पर चढ़ते चले गए। लेफ्टिनेंट को कर्नल ने सहारा दिया और वो एक से दूसरी शाख पर चढ़ते हुए इतने ऊपर पहुंच गए कि किसी को नज़र ना आ सके। दरख्त के पत्तों और इन शाहों ने उनको छुपा लिया। इतनी बुलंदी से वो बस्ती को आसानी से देख सकते थे। फायरिंग की आवाज़ें काफ़ी देर से सुनाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता जंगलों का शोर अब भी फिजा में मौजूद था। कुछ देर बाद उन्होंने घोड़ों की टापें सुनी। वो उसी जानिब आ रहे थे। फिर वो उसी दरख्त के नीचे से गुजरने लगे जिस पर वो छुपे हुए थे। उन्होंने 4 घोड़े ऐसे देखे जिन पर उनके साथी औंधे पड़े थे। पता नहीं वो मर गए थे या जख्मों की शिद्दत ने उनको होशो हवास से बेगाना कर दिया था। अब हम सिर्फ 2 रह गए हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। हाँ, कर्नल ने महमूम लहजे में सर हिलाया। बोरगफ इस नीले शोले का शिकार हो गया था और रोनाल्ड का पता नहीं क्या हशर हुआ। हमें इन चारों के लिए कुछ करना चाहिए कर्नल सर, लेफ्टिनेंट ने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिनको अब झोंपड़ियों के पास ले जाकर ज़मीन पर बड़ी बेदर्दी से गिरा दिया गया था। फिर वो घोड़ों से उतरकर उनके गिर्द खड़े हो गए। चंद मिनट बाद जब वो वहाँ से हटे तो उन्होंने अपने चारों साथियों को एक दूसरे की कमर से कमर लगाए बैठे देखा। वो जिंदा है कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। कुछ नहीं कहा जा सकता, कर्नल ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। तुम उनकी गर्दनें देखो, मुर्दों की तरह एक जानिब डलकी हुई हैं। वो बेहोश भी हो सकते हैं सर, लेफ्टिनेंट ने कहा। फिर बस्ती का जायज़ा लेने के बाद बोला, हम इस वक्त उनको छुड़ा सकते हैं। पागल हो गए हो क्या, कर्नल ने कहा। इस वक्त तो झोंपड़ों में जा चुके हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। बहुत अच्छा मौका है, हम कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने हमारे साथियों को इस तरह सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि हम मैदान हाली पाकर उनको छुड़ाने जाएं और फंस जाएं। क्या मतलब कर्नल सर? इस वक्त सैकड़ों आंखें हमारे चारों साथियों की निगरानी कर रही होंगी। फिर क्या किया जाए? सुबह का इंतज़ार, कर्नल ने कहा। और सुबह ज़्यादा दूर नहीं। हाँ कर्नल, सुबह का इंतज़ार ही करना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट ने कहा। वो अपनी जगह साकत सा होकर बैठ गया। इंतज़ार के लम्हे तवील और उकता देने वाले होते हैं और वो इस अज़ियत से 2-4 थे कि अगर आदम और जंगली कबाइल का खौफ ना होता तो वो कभी भी दरख्त पर ना बैठते। कर्नल सर, लेफ्टिनेंट ने कर्नल को मुखातिब किया। हाँ, क्या बात है? कर्नल ने पूछा। क्या हम वाकई वही सीक्रेट एजेंट हैं जिनसे बहुत सी हुकूमतें डरती और खौफ खाती हैं? लेफ्टिनेंट ने पूछा। ये जंगल है लेफ्टिनेंट, कर्नल ने कहा, और जंगल सबक सिखाता है। मगर हम कब तक अपने साथियों को इस अज़ियत से 2-4 होता देखते रहेंगे? लेफ्टिनेंट ने पूछा। जब तक उनको रिहा कराने की कोई सबील नहीं निकल आती। मगर मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। हो सकता है इन चारों में कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो और तबई इमदाद ना मिलने पर वो जाँ बहक हो जाए। मजबूरी है, सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं, कर्नल ने कहा। अलबत्ता अगर तुमको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं तो बेशक उनकी मदद को चले जाओ। अगर हम दिन की रोशनी में भी उनकी क्या मदद कर सकेंगे? लेफ्टिनेंट ने पूछा। ये दिन में देखेंगे, कर्नल ने कहा। उन इतराफ़ में 3 या 4 ऐसी आदमखोरों की बस्तियां हैं। मुमकिन है दूसरी पार्टी वाले भी उनमें से किसी के जंगल में फंस चुके हों। मगर उनके फंसने से हमें क्या मिलेगा कर्नल? अगर वो फंस जाए तो हमारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा, कर्नल ने कहा। और हम किसी हुंडेज मौके के बगैर ही वो चीज़ हासिल कर लेंगे। क्या आपको यकीन है कि वो एशियाई जिनके त्यारे से वो जो चीज़ गिराई गई थी अब तक उस तक नहीं पहुँचे होंगे? लेफ्टिनेंट ने पूछा। वो चीज़ दलदली इलाके में गिराई गई है, कर्नल ने कहा। और जैसा कि त्यारे के पायलट का पैगाम हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुआ है, उसके मुताबिक आदमखोरों की इन बस्तियों से गुजरने के बाद जो दलदली इलाका शुरू होता है वो चीज़ वहीं पर मौजूद है। वो है क्या चीज़ कर्नल? लेफ्टिनेंट ने पूछा। मैं उससे बेखबर हूँ, मुझे, कर्नल ने जवाब दिया। मुझे इस पर हैरत है, लेफ्टिनेंट ने कहा। जब हमें उसकी माहियत का इल्म ही नहीं तो हम उसे तलाश कैसे कर लेंगे? सिर्फ इतना बताया गया है कि वो वाटर और एयर टाइट पैकिंग में किसी किस्म की मशीन है जिसे हमें तलाश करके हासिल करना और उसे राज़िली सफारत खाने पहुँचाना है। क्या एशियाई आसानी से हमें वो हासिल करने देंगे? हासिल करना बहुत बड़ी बात है, लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा। अभी तक उस इलाके तक पहुँचना ही नामुमकिन लग रहा है जहाँ वो चीज़ मौजूद है। काश हमें पहले इल्म होता कि हमारा साबका इस किस्म की जंगलों से पड़ेगा, लेफ्टिनेंट ने हैरत से कहा। रवानगी से पहले इन खतरात के बारे में बता दिया गया था। हाँ, मुझे याद है कर्नल, लेफ्टिनेंट ने कहा। मगर उसका अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से बाहिफाजत आगे बढ़ने का मौका मिल जाए तो मेहनत बराबर साबित हो सकती है, कर्नल ने कहा। क्या आप बाकी साथियों को यहाँ पर ही छोड़ देना चाहते हैं कर्नल सर? लेफ्टिनेंट ने पूछा। अगर आगे बढ़ने का मौका मिल जाए तो मैं इन लोगों की कुर्बानी दे सकता हूँ, कर्नल ने कहा। लेफ्टिनेंट का चेहरा अंगारा बन गया। उसकी आंखों में नफरत उमड़ आई थी। उन लोगों की आंख खुली तो ऐसे ही लगा जैसे सारा बदन चल हो गया हो। जहन पर गनूदगी तारी थी और आंखें खोलनी भी मुश्किल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी झूले में बैठे हों और झूला बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता चक्रों में कमी होती चली गई और फिर जहन साफ हो गया। वो माहौल को समझ सकते थे। वो अपने इर्द जलती हुई मशालों को देख सकते थे जो बड़े बड़े और काले बजंग हाथों में दबी हुई थी। वो तांबे जैसी रंगत और बड़े बड़े भयानक चेहरों वाले लोग थे। उनके माथे पर सफ़ेद रंग से लकीरें डाली हुई थी। कानों और नाक में बड़ी बड़ी हड्डियाँ पहनी हुई थी और गले में खोपड़ियों की माला थी।
इंसानी खोपड़ियों की माला, ये तादाद में 10 थे। उनके दरमियान दो ज़्यादा नुमायाँ अफराद थे। उनमें से एक ही जिस्म पर काला चुका था, जबकि दूसरे के सर पर जंगली तोतों के बड़े बड़े परों से बना हुआ ताज। बकिया 8 अदब से उन दोनों के इर्द गिर्द खड़े थे। उन 10 के बाद लातादाद जंगली थे और उन सब के चेहरे मुख्तलिफ रंग की लकीरों से आरास्ता से, आंखें बड़ी बड़ी और गोल गोल थी, जिनमें बड़ी खौफनाक चमक नजर आ रही थी। वो सब कतारों में लंबे लंबे नेज़े लिए खामोश खड़े थे। वो खुद भी खड़े हुए थे, और ये बात और है कि उनके हाथ लकड़ी के मोटे मोटे स्तूलों से सर के ऊपर करके बंधे हुए थे। कार्टर ने गर्दन घुमा घुमा कर देखा। उसके बकिया 6 साथी भी वहीं पर बंधे हुए थे। अलबत्ता उन 6 में से एक शायद ज़्यादा जख्मी था, क्योंकि वो उनकी तरह बंधा हुआ नहीं था, बल्कि वो ज़मीन पर टांगे फैलाकर बैठा हुआ था। रोज़ी कार्टर के करीब ही बंदी थी और उस पर गशी सी तारी थी। दफातन परों के ताज वाला उसकी तरफ मुहातिब हुआ। गोरी चमड़ी वाले सुअर, हम तुम्हारी जान छोड़ सकते हैं। वो कार्टर के सीने पर नेज़ा रखते हुए कह रहा था। ज़ुबान अंग्रेज़ी थी, इसलिए कार्टर उसका मफ़हूम फ़ौरन ही समझ गया। अगर छोड़ना था तो पकड़ा क्यों था, कार्टर ने पूछा। वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ ये भी है, उसने रोज़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो, कार्टर किसी ख्याल के तहत बोला। क्या तुम इसके रिश्तेदार हो, परों वाले ने पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। कार्टर ने सर हिलाया। उसका ज़हन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था और वो कुछ उनका मकसद समझता जा रहा था। तुम दोनों की जान एक शर्त पर बच सकती है, परों के ताज वाली ने कहा। वो कैसे। मैं हूँ निगाहूँ, उससे अपना नाम बता, और ये मारूंगा। उसने स्याह चूहे वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं कार्टर हूँ और ये रोज़ी, कार्टर ने कहा। हाँ कार्टर, तुम इस रोज़ी को मारूंगा को दे दो, होगा ने कहा। ये कैसे हो सकता है, कार्टर ने जल्दी से कहा। नहीं होगा तो मारूंगा उसे ज़बरदस्ती ले जाएगा, फिर तुम सब मार डाले जाओगे, होगा ने कहा। और रोज़ी भी। ज़रा खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो, कार्टर ने कहा। हमारा पेशवा मारूंगा रोज़ी को अपनी बीवी बनाना चाहता है, होगा ने कहा। अगर तुम राज़ी हो तो मारूंगा तुम दोनों को ज़िंदा रखेगा, वरना क्या होगा, कार्टर ने पूछा। मारूंगा ज़बरदस्ती रोज़ी को अपनी बीवी बनाएगा, फिर चांद पूरा होने पर कुर्बान कर देगा और तुम लोग भी अभी ख़त्म हो जाओगे। एक बात बताओ सरदार, कार्टर ने पूछा। कहा। क्या पूछना है, पूछो। क्या हमारे अलावा तुमको और कोई नहीं मिला। कोई और कौन, मारूंगा ने पूछा। हमारी तरह और भी इधर आए हैं बहुत से लोग, कार्टर ने बताया। नहीं, वो कानाहारी की तरफ गया होगा, उधर तुम ही लोग आया है। हमारी तुमसे दुश्मनी नहीं है सरदार, हमें जाने दो। जाने दो, वो कहा लगाकर हंसा, और उसके साथियों ने भी कहे लगाए। होगा तुम सबका दावत किया, मारूंगा ने ठहर ठहर कर टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहा। इधर देखो, इधर, कार्टर ने बताई हुई सिम देखा। जिस जगह वो बंधे हुए थे उससे 10-12 गज के फासले पर बड़े बड़े कड़वाहे जैसे बर्तन आग पर रखे हुए थे, और उनमें से भाग निकली थी। वो कुछ समझ नहीं सका। ठीक है, होगा ने कार्टर से कहा। ये क्या चाहता है, दफातन रोज़ी ने पूछा। ये तुम्हें मांग रहा है, कार्टर ने कहा, और अब तक की सारी गुफ्तगू दोहरा दी। नहीं, वो हिज़ानी अंदाज में चिल्लाई। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, कार्टर ने दोहराया, मगर दिल ही दिल में हंस रहा था। उसे अपने चीफ के जुमले याद आ रहे थे। उसने कहा कि अगर किसी मौके पर आदम होरे में फंस जाऊँ तो रोज़ी को पेश करके छुटकारा पाने की कोशिश करना, क्योंकि वो लोग गोरी चमड़ी की औरत को बीवी बनाना फ़ख्र समझते हैं। क्या तुम इनकार करते हो, होगा ने पूछा। मैं अलग से तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, कार्टर ने कहा। और होगा के इशारे पर 2 अफराद ने उसके हाथों को खोल दिया। उसे लेकर एक झोंपड़े में पहुंच गई, जहां उसे बैठने के लिए कहा गया। अगर मैं तुमको रोज़ी दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा। जान बच जाएगी, होगा ने कहा। मेरी भी शर्त है, कार्टर ने कहा। हम कोई शर्त नहीं मानेगा, तुम हमारा कैदी है। और तुम ठीक कहता है सरदार, कार्टर ने कहा, मगर मेरी शर्त ऐसी है कि तुम आसानी से पूरी कर दोगे। क्या है, बोलो, मारूंगा ने कहा। तुम्हारी बस्तियों से आगे दलदली इलाके में हमारी एक चीज़ जहाँ से गिर पड़ी है, मुझे वो हासिल करने में मदद दो। इसके मिलने पर यहाँ से जाने दूंगा। वो क्या चीज़ है। मशीन है, मशीन, कार्टर ने समझाना चाहा। मशीन, होगा ने दोहराया। फिर किसी अजनबी ज़ुबान में मारूंगा से बात करने लगा। वो बेचैनी से उन दोनों की शक्लें देख रहा था। सोच रहा था कि अगर इस वक्त उसके पास रिवॉल्वर होता तो वो इन दोनों को यरगमाल बनाकर सबको रिहाई दिलवा सकता था। मारूंगा कहता है सिर्फ तुमको अकेला वापस जाएगा, और वो मशीन भी, और मेरे साथी, कार्टर ने दोहराया। कोई नहीं जाएगा, होगा ने कहा। उन्हें बस्ती वालों ने पकड़ा और वही मालिक हैं, सरदार कुछ नहीं कर सकता। तुम रोज़ी को रख लो, कार्टर ने कहा, मगर मेरे दूसरे साथियों का क्या करोगे। उनको मेरे साथ जाने दो। जाने दो, करोगे, मारूंगा ने दोहराया। फिर होगा से उसे अजनबी ज़ुबान में कुछ कहा और कार्टर से बोला, चलो उधर बाहर। कार्टर उनके साथ बाहर आया। बाहर आते उसने वहाँ खड़े लोगों से कुछ कहा और वो उछलने कूदने लगे। वो शायद कुछ गा भी रहे थे। कार्टर की कुछ समझ में नहीं आया। दफातन उन्होंने ज़मीन पर बैठे हुए उसके एक साथी को उठाया और ले जाकर भाप के उगलते हुए बर्तन में डाल दिया। उसके साथी की दिलदोज़ चीखें कार्टर के सीने में शगाफ डाल गई थी। इसी के साथ हमारे नीले शोले के इस दूसरे हिस्से, जिसका नाम है नीले शोले की शिकारी, का अख्ताम होता है। अब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नीले शोले के तीसरे हिस्से के साथ, जिसका नाम आप सब जानेंगे
कहानी आने पर। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल लेना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।